लोगों को पता है कि क्या हो रहा है असम में? बार बार ये होता है, हर साल ये होता है कि हम अ, सोचते हैं कुछ, लेकिन असम में जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी हमें नहीं होती। अगर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तो ये तस्वीर है अ, आशीगढ़ नामक एक जगह पे। ये देखिए, ये बच्चे हैं। आशीगढ़ जगह है मयोंग के नजदीक, जिला मोरीगांव। फोटोग्राफर है विनोद डेका। ये सादिन पत्रिका जो है उसमें आज से 5-7 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले तस्वीर छपी थी। हमने सीधा पत्रिका से फोटो ली है, तो मूल फोटो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे हैं इसमें। इसमें आपको 4 बच्चे दिख रहे होंगे, जरा ध्यान से देखिए, 4 नहीं 5 बच्चे हैं। ये बच्चे घर जा रहे हैं। इस चीज में घर जा रहे हैं। ये कोई नौका नहीं है, कोई स्टेबल वो नहीं है। और ये बच्चों की उम्र कितनी होगी? एक बच्चा तो मुझे 1.5 साल का नजर 1.5-2 साल का नजर आ रहा है। कोई बच्चा 2.5-3 साल का है, और सब बड़े वाली बच्ची हो सकता है 7-8-9 साल की रही। तो ये 5 बच्चे इस नौका के अंदर घर जा रहे हैं। ये उनका सामान्य जीवन नहीं है, ये कोई पर्यटन के लिए नहीं जा रहे, हॉबी के लिए नहीं जा रहे। इस बाढ़ में अपने घर पहुंचने के लिए उनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ये आज की बात नहीं है, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक छोटा सा एडल्ट भी पीछे दिखाई देगा, उसका सर, जो कि शायद हमें आपको भरोसा दे रहा है कि ये बच्चे घर तक पहुंच जाएंगे। और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। असम में हर साल ये होता है, बिहार से हर साल ऐसी खबरें आती। ये एक तरह का बिल्कुल एनुअल रिचुअल सा बन गया है हमारे देश में कि बाढ़ होगी, पहले असम में आएगी, फिर बिहार में आएगी। कुछ दिन तस्वीरें आएंगी, ट्रेन ब्लॉक हुई इसकी खबरें आएंगी, और उसके बाद मंत्री जी ने हेलीकॉप्टर पे दौरा किया, फिर रिलीफ पहुंचा। ये सब खबरें बिल्कुल देश में, जैसे दिल्ली में लू पड़ी, चूरू के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर हुआ, शिमला में बर्फ गिरी, उसी तरह से असम में बाढ़ आई, बिहार में बाढ़ आई। ये तस्वीर, और ये किस्सा आज का नहीं है। मैं आज से 50 साल से ज्यादा, आज से 65 साल पुराना एक कोट आपको सुनाता हूं। ये मेरे प्रिय लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का है, जिन्होंने बार बार बाढ़ आने पर ये लिखा था। यह तो हर साल की बात है। हर साल बाढ़ आती है बर्बादियां लेकर, रिलीफें आती हैं। सरकार का जो रिलीफ होता है उसके बारे में कहते हैं, रिलीफें आती हैं सहायता लेकर। कोई नई बात नहीं। पानी घटता है, महीनों डूबी हुई धरती। धरती तो नहीं, धरती की लाश बाहर निकलती है। धरती की लाश पर लड़खड़ाती हुई जिंदा नर कंकालों की टोली फिर से अपनी दुनिया बसाने को आगे बढ़ती है। ये आज से 65 साल पहले लिख रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने कोसी की बाढ़ के बारे में बार बार लिखा, जो उनके प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, और उससे भी ज्यादा परती परिकथा, कोसी मैया के विनाश पे लिखी गई वो कहानी। महान उपन्यास। और उन्होंने रिपोर्ट आज भी लिखे, दिनमान में लिखे, धर्मयुग में लिखे, बार बार उस जमाने में छपा। स्थिति नहीं बदली। वो रिपोर्ट आप पढ़िए, लगता है आज ही की बात है। 2017 में जब बिहार में पिछली बड़ी बाढ़ आई, तो 19 जिले डूब गए थे बिहार के। 19 जिले डूबे रहे, कई महीनों तक डूबे रहे। नेशनल मीडिया में 2-3 दिन तक खबर आई, लेकिन फ्रंट पेज पे खबर पता है क्या थी? मैंने देखा उन दिनों, फ्रंट पेज पे खबर ये थी कि दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास एक अंडरपास है, वहां दिल्ली की बारिश में पानी भर गया था और ऑटो पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। ये फ्रंट पेज पे था। अब एक व्यक्ति की मृत्यु बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण है, लेकिन बिहार के 19 जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं, ये खबर नहीं थी। हर साल ये खबर आती है। इस साल खबर में बदलाव है। असम में बाढ़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में सुखाड़ है, भयानक सूखा है। आज की ही खबर आई है। कल तक हमारे साथी विकास जी ने रिसर्च करके बताया है कि कल शाम तक यदि हम देखें तो बाढ़ और सुखाड़ की क्या स्थिति थी, सुखाड़ की क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश और बिहार में।
सरकार डेटा यूज करती है, सरकारी डेटा है, हमने नहीं किया है। ये सरकारी डेटा हमें बताता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश जिलों में, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उन 75 जिलों में से 69, 69 आउट ऑफ 75 जिलों में या तो डेफिसिट है या फिर भारी डेफिसिट है। ये मौसम विभाग की दो कैटेगरीज होती हैं, डेफिसिट या सीवियर डेफिसिट। ये आज सुबह का किस्सा है, मैं आपको बता देता हूं। सुबह तक के जो आंकड़े हैं मेरे सामने हैं, शायद आपको भी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ये भारत के मौसम विभाग का आंकड़ा है 1 जून से लेके 23 जुलाई तक का। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से 33 जिले ऐसे हैं जहां डेफिशिएंट रेन है, रेन की कमी है। डेफिशिएंट तब बताया जाता है जबकि 20% से जबकि 10% से 40% तक की कमी हो सामान्य बारिश से। और 36 जिले ऐसे हैं जहां सीवियर डेफिशिएंसी है। सीवियर डेफिशिएंसी वो बताई जाती है जब 40% से भी ज्यादा कमी नॉर्मल से, यानी कि नॉर्मल अगर 100 है तो आपको 60 से भी कम यदि होती है तो उसको सीवियर डेफिशिएंसी बताया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के 75 में से इस साल 69 जिलों में सीवियर या सामान्य डेफिशिएंसी है। बिहार का आंकड़ा, बिहार में कुछ 38 जिले हैं, 38 में से 22 जिलों में डेफिशिएंसी है और 13 जिलों में लार्ज या सीवियर डेफिशिएंसी है। मतलब 38 में से 35 जिलों में सुखाड़ पड़ा हुआ है बिहार। ये रोपनी का समय है और जैसा कि हम अखबारें में खबरें देख रहे हैं, रोपनी का समय है, पानी है नहीं। जो 40% रोपनी हो जानी चाहिए, अब तक 20% भी नहीं हुई है बिहार के अंदर रोपनी। और अब सूखे की मार से मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में खबर नहीं है, नेशनल मीडिया में कोई बड़ी खबर नहीं है, सब दिल्ली के तमाशे, महाराष्ट्र के तमाशे, ये सब खबरों में रहते हैं। लेकिन असम, बिहार, यहां क्या हो रहा है ये हमारी खबर में नहीं। मगर आज बात मैं सिर्फ इतना नहीं कहना चाहता, आज मैं आपका ध्यान सिर्फ इस पे नहीं निकालना देना चाहता कि देखिए त्रासदी हो गई है, देश ध्यान नहीं दे रहा। हम आज इससे आगे बढ़ के बात करना चाहते हैं। जब ध्यान दिया जाता है तब क्या हमारी दृष्टि सही होती है? क्या हमारी पॉलिसी सही है? और क्या उस पॉलिसी के पीछे पॉलिटिकल विल है? मैंने लेख लिखा था 2 साल पहले इस पे और मैंने कहा था हमारी पब्लिक इंडिफरेंस, पॉलिसी पैरालिसिस या पॉलिसी डिसलेक्सिया, मैंने कहा था। डिसलेक्सिया समझ का वो दोष, वो एक शिक्षा ग्रहण करने का एक वो है, अभाव है, जिसमें आपको जो शब्द लिखे होते हैं वो वैसे दिखाई नहीं देते, आपके दिमाग में वो उलट पलट जाते हैं। तो मैंने कहा था कि पब्लिक एपैथी, यानी कि जनता उदासीन है, पॉलिसी में आप डिसलेक्सिया है, यानी कि नीति निर्माताओं को सही समझ नहीं है, उन्हें इबारत पढ़नी नहीं आती कि हो क्या रहा है, जो उन्होंने आज तक किया है उससे क्या हासिल हुआ है, क्या नहीं हासिल हुआ है। और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, जब समझ आ जाता है तब करने की इच्छा शक्ति नहीं। इसलिए आज इस कार्यक्रम में हमने 2 ऐसे विद्वानों को बुलाया जो बहुत समय से इस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये तो तरीका नहीं है बाढ़ से निपटने का, पानी की कमी से, सूखे से निपटने का, ये तो तरीका नहीं है। ये सब असम के इस बार की तस्वीरें हैं, जो कुछ हो रहा है ये सब बिल्कुल सामान्य घटनाएं हैं, कोई एक विशेष नेचुरल कैलेमिटी की घटना नहीं है। और जो मैंने आपको 5 बच्चों की तस्वीर दिखाई, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर, बस फर्क ये है कि ये केले के तने के ऊपर बना के उस नाव को उस पे चल रहे हैं 5 घर वाले। ये बिल्कुल असम में, बिहार में, असम में खास तौर पे बिल्कुल सामान्य घटना बन चुकी है। आप सोचिए, मैं, आप, मेरे आपके परिवार को अगर एक दिन 1 घंटे इस स्थिति में से गुजरना पड़े तो जीवन भर हम पे क्या असर रहे। लेकिन आज मैं सिर्फ त्रासदी की बात नहीं करना चाहता, मैं जैसे कहा बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना उस मानवीय त्रासदी की बात करना चाहता हूं कि ये बाढ़ और पानी जो है, इसका संकट जो है,
क्या ये मैन मेड ट्रेजेडी है? पानी आता है। जिन दो लोगों से हम बात करना चाहते हैं, दिनेश जी और पार्थो, इन दोनों को 2 मिनट में अभी हम देखेंगे। आप दोनों ने, दिनेश जी ने खास तौर पे, दिनेश मिश्र जी ने आज से नहीं, मुझे ध्यान है तो आज से 20-25 साल पहले से तो मैं उनकी बातों को नोटिस कर रहा हूं। उन्होंने कहना शुरू किया कि बिहार में जिस तरह से आप, दिनेश जी हमारे बीच आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश मिश्र जी जुड़ने के लिए। आपने 20-25 साल पहले से ये कहना शुरू किया कि भैया, कम से कम मैंने आपकी बातों को सुनना शुरू किया, आपने जरूर उससे पहले अपनी बात कहनी शुरू की होगी। आपने कहा कि देखो, ये समस्या जो है, बाढ़ की समस्या का ये निदान नहीं है कि आप नदी के किनारे बड़े बड़े तटबंध बना दें, बड़े बड़े बंद बना दें। इससे फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है, जरा समझो तो। और बाढ़ को रोकने का ये तरीका नहीं है, बाढ़ की तबाही को रोकने का ये तरीका नहीं है। बाढ़ के साथ लोग पहले से जी रहे हैं, जरा उनसे कुछ सीखना सीखिए। यही बात पानी की कमी के बारे में अनुपम मिश्र बहुत साल तक कहते रहे। उन्होंने कहा कि पानी की कमी, अकाल, सूखे का निदान ये नहीं है कि आप हर जगह पहुंचा दो, नहर पहुंचा दो, क्योंकि ये संभव नहीं, आपको उसके साथ जीना होगा। इस पे अनुपम मिश्र ने एक बहुत सुंदर बात लिखी थी, उनका लेख था, अकेले नहीं आते बाढ़ और अकाल। वो कहते थे कि अकाल तब आता है जब हमारी समझ का भी अकाल पड़ जाता है। तो उनका ये एक पंक्ति है जिससे बातचीत में शुरू करना चाहता हूं। वो कहते हैं, दीवारें खड़ी करने से समुद्र पीछे हट जाएगा, तटबंध बना देने से बाढ़ रुक जाएगी, बाहर से अनाज मंगवाकर बांट देने से अकाल दूर हो जाएगा, बुरे विचारों की ऐसी बाढ़ से, अच्छे विचारों के ऐसे ही अकाल से हमारा यह जल संकट बढ़ा है। यानी कि असली संकट पानी की कमी नहीं, असली संकट बाढ़ और बारिश का कम होना नहीं, बुरे विचारों की बाढ़ से, अच्छे विचारों के अकाल से हमारे यहाँ जल संकट बढ़ा है। और यहां मैं बातचीत शुरू करना चाहता हूं दिनेश से। दिनेश जी, जनता से जब भी सोचा जाता है, हम सब लोग अखबार में पढ़ते हैं, अरे अरे बाढ़ आ गई, बिहार में बात होती है बाढ़ आ गई, तो बाढ़ का तरीका, बाढ़ रोकने का तरीका क्या है? बड़े बड़े नदियों के किनारे पे सीमेंट के बड़े बड़े आप तटबंध बना दीजिए, नदी बाहर आ नहीं पाएगी और इससे पानी रुक जाएगा। और जब भी कुछ होता है, लोग नेताओं से गुहार लगाते हैं, अरे अरे हमारे यहाँ आपने बाराज नहीं बनवाया, आपने तटबंध नहीं बनवाया, आपने बंद नहीं बनवाया। और हम सब समझते हैं कि बांध का ये इलाज है। आपने कहना शुरू किया कि ये इलाज नहीं है, इससे फायदे के बजाय नुकसान हुआ है। आप ये कब शुरू की अपनी बात आपने? कब आपको महसूस हुआ, क्यों महसूस हुआ, और असर क्या होता है इस बंद से, जो बाराज बनाने की तकनीक जिससे हम सोचते हैं कि हम बाढ़ को रोक लेंगे, इससे क्या असर होता है? हाँ, धन्यवाद मुझे याद करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं बहुत से लोगों के साथ मुखातिब हो सकूं। आपने जो पहली फोटो दिखाई थी ना, जिसमें कि बच्चे बच्चियां नाव खे रहे हैं, भले वो केले जी। के खंभे को रेगुलर नाव ना हो। आ, हमें ये सोचना चाहिए कि जो 8-10 साल के बच्चे हैं, ये इतनी बड़ी रिस्क कैसे ले लेते हैं। उनको किसी ने सिखाया होगा ना कि चले जाओ बेटा, कुछ नहीं होने वाला है। या उनके यहाँ हर साल ऐसे हालात बनते रहे होंगे कि वो अपनी नाव मिली तो ठीक है, नाव नहीं मिली तो वो अपनी डिवाइस कर लेंगे नाव और उस पर चल निकलेंगे। तो पानी के साथ जो जीने की बात है, वो तो बच्चा बच्चा जानता है वहाँ क्या करना है ना। और नदी के किनारे रह रहा है और प्लेन लैंड पर है, तो अगर पहाड़ी नदी, वैसे अब तो पहाड़ी नदियाँ भी अब उतनी ही तबाही ला रही हैं। उत्तराखंड में जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। अगर हम स्लोप की बात करें कि फ्लैट लैंड का ये खाली फिनोमिनन है, तो इस पर कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना होगा कि अगर फ्लैट लैंड पर है तो उत्तराखंड में क्या हो रहा है, या महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, या मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। वहाँ तो फ्लैट लैंड नहीं है ना, भोपाल में तो फ्लैट लैंड नहीं है, शहर में जो कम से कम हमने देखा है उसमें तो फ्लैट लैंड नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो हमने किया जिससे कि ऐसी अनहोनी वाली जगहों पर बाढ़ आने लगी है जो कि पहले नहीं आती थी, उसका कोई इतिहास नहीं था। और अगर अपवाद के तौर पर कभी कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा।
वरना आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन अब तो आमतौर पर होने लगा। हर साल जी लोग परेशान रहते हैं, तबाह रहते हैं, और वो देखते हैं सारी चीज़ों को। मैं फिर आता हूँ आपकी पहली फोटो पर। जो लोग नदी के किनारे बसते हैं, उसमें जो बच्चा आपने देखा वो करीब 10 साल आपने बताया उम्र, मैं उसको 12 तक का कंसेशन देता हूँ कि वो 12 तक 14 तक चल जाएगा। वो अपने बाप की उंगली पकड़ करके या माँ की उंगली पकड़ करके नदी के किनारे जाता है जब वो चलने लायक हो जाता है, और वो अपने पेरेंट्स की नज़र में, उनकी देख रेख में वो पानी में छप छप करता है नदी के। वहां से उसका संपर्क शुरू होता है जबकि वो 1-1.5 साल का रहा होगा। धीरे धीरे वो पानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको तैरना सिखा दें, वो तैरना भी सीखने लगता है, लेकिन किनारे पर छप छप करता है, अंदर जाने के रिस्क नहीं लेता। 7-8 साल होते होते वो अंदर भी जाने लगता है। लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों चले जाते हैं। और वही 10 साल होते होते, 10 साल 12 साल होते होते बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो नाव खेल लेता है, नाव डिवाइस कर लेता है, जैसा आपने इस फोटो में दिखा है। वो नाव तो नहीं थी, वो तो डिवाइस किया हुआ चीज़ है, मतलब वो तो बनाई हुई चीज़ है, जो कि एक इमरजेंसी आ गई होगी तो उसके वजह से बनाया उन्होंने। वहां से सवाल उठता है कि जो आदमी या जो समाज अपने बचपन से 1.5 साल के साथ पानी के साथ खेल रहा है, और उससे डील करने के लिए, उससे भुगतने या उसका सुख भोगने के लिए अपने आप को 12, 13, 14 साल तक पूरा पूरा तैयार कर लेता है, उसको जाने बिना, उसके उसके हुनर को जाने बिना, उसकी सूचना को जाने बिना और उसकी स्किल्स को जाने बिना हम कोई चीज़ टेक्नोलॉजी बाहर से थोप देती है ना, कि तुम्हारा ये समाधान नहीं है, तुम तो डूब रहे हो और हम तुम्हारे डूबने से रक्षा कर देंगे। और बहुत तरह के वायदे किए, और हमने एक प्रेस्क्रिप्शन बना दिया। हमारे पास लोग भी हैं जो कि सक्षम हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़े हैं, बहुत उनका तजुर्बा है सारा कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक हो जाती है कि वो उन लोगों से नहीं पूछते कभी भी कि भाई तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। इंस्टेड हम उनको बताने लगते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कभी जी उससे नहीं पूछते कि तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हम बताने लगते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, और उसके बाद से जो बाढ़ का पानी है ये तुम्हारा एकदम समाप्त हो जाएगा, एयर में, हवा में बुश हो जाएगा, और उसके बाद जो तुम्हारी बाढ़ है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम मस्ती से आराम से खेती करना। जी उससे ये कभी सवाल नहीं पूछा जाता कि ये जो पानी आप यहाँ से हटा देंगे हमारे यहाँ से पूरा पूरा, तो हमारी खेती कैसे होगी। हम्म, कुछ तो होगा ना, हमारी खेती के लिए तो पानी चाहिए, बिना उसके तो नहीं होगा। और हमारे जो बाढ़ वाले इलाके हैं उसमें तो धान की ऐसी वैरायटीज थी जो कि 20-20 फुट पानी में होती थी, और वो हम लोग करते थे और काटते भी थे। फसल नाव से ही कटती थी और ऊपर से खाली उसकी फुनगी काट लेते थे। तो वो एक्सपर्टाइज तो हमारे पास थी, लेकिन आपने क्या बताया हमको, आपने कहा कि ये तो पानी हम आने ही नहीं देंगे। तो पानी आप नहीं आने देंगे तो और भी बहुत से काम होंगे। पानी नहीं आने देंगे तो मिट्टी भी नहीं आने देंगे, उसके साथ जो आता है सेडिमेंट, जिसको हम लोग अंग्रेजी जी में कहते जी हैं। जी पानी नहीं आएगा तो सेडिमेंट भी नहीं आएगा। सेडिमेंट नहीं आएगा तो जो नॉर्मल, सभी किसी भी इंजीनियर से पूछिए तो बोलते हैं कि ये तो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये तो होती रहेगी। तो भैया जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है और जो सदियों से चली आ रही है उसको तुम रोक दोगे तो उसका अंजाम क्या होगा। जो पानी आता था हमारे गांव में, ठीक है, हमारे गांव मिट्टी के बनते थे या बांस फूस के बनते थे, वो जो कुछ भी थे वो पानी उसको डिस्ट्रॉय करता था। मिट्टी हमारे यहाँ लोकल थी, उसमें हमको कोई परेशानी नहीं थी। बांस खर फूस जो है वो हमारे यहाँ मिलता ही था, तो घर बन जाता था हमारा, उसके बाद बना लेते थे। और वो जी घर हमेशा पुराने घर के मलबे पर बनता था, हम्म, उसको हटाए नहीं, ग्राउंड क्लियर नहीं करते थे हम, जितनी ज़रूरत हो उतना ही क्लियर किया। तो जैसे जैसे नदी का पानी या मिट्टी का उठान बढ़ता था उसके हिसाब से हमारा घर भी बढ़ता था ऊपर, और वो सारी चीज़ें हम अपने रिसोर्सेज से, अपने संसाधनों से कर लेते थे। बाहर की कोई ज़रूरत नहीं मिलती थी। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछे, हमने तो कई लोगों से पूछा, कहते हैं अरे क्या हो गया, अब तो हम लोग बर्बाद हो गए, ये बांध बना दिया। तो पहले तो हमारी बांध 2.5 दिन की होती थी और अब 2.5 महीने की होती है। जी तो जी इतना तो जी फर्क आया है। फिर उसमें मैं जोड़ता हूँ कि जो पहले जो बांध थी, बाढ़ थी, तो उसकी जब खबर आती थी तो हम लोग को एक गांव दिखाई पड़ता था कि उसमें पानी फैला होगा, लोग नाव पर जा रहे होंगे, सर पर उनके वो टोकरी होगी, और एक हाथ से बच्चा पकड़ रखा होगा, एक हाथ से जानवर का पगहा पकड़ रखा होगा, और वो लोग जा रहे होंगे। ये आज से करीब 30-40 साल पहले का दृश्य हुआ करता था, और वहीं से
उसके आगे इमेजिनेशन नहीं कर पाते थे। आज वो गांव की बाढ़, जिसको कि वहां हमने 2.5 दिन से 2.5 महीने का कर दिया, उस गांव की ग्रामीण बाढ़ को हमने शहरी बाढ़ कर दिया। अब उसके निशाने पर कौन आता? नासिक आता है, भोपाल आता है, जलंधर आता है। ये सारी जगहें जिन पर जो असंभव जगह हम लोग कहते हैं जिसको, उन जगहों पर बाढ़ आती है और वो पानी निकलता नहीं है। बम्बई जैसी महानगरी, जिसको कि हम लोग देश का कैपिटल बताते हैं, आर्थिक राजधानी है हमारी, वहां पानी आता है, वहां से नहीं निकलता। तो पहले तो उसमें वही घटनाएं नहीं बात सुनने में दरअसल आती थी। आज की बातचीत में हम करना चाह रहे थे कि जी जिस बाढ़ को हम समझते हैं कि प्राकृतिक निर्मित है, बिल्कुल नेचुरल कैलेमिटी की तरह देखते हैं, दरअसल और वो आप सब लोगों ने हमें बताया है कि ये मानव निर्मित है। उसका जो असर, पानी का आना, बाढ़ का आना पहले भी होता था, है, और जैसा आप कह रहे हैं सामान्य है, लेकिन आज जो सिर्फ उसका मैं आपको स्वरूप है। 1 मिनट इस स्टेज पर जी योगेंद्र भाई रोकूं कि जी बाढ़ मानव निर्मित है, ये तो निर्विवाद सत्य है जी ना। और हम लोग उन मानवों को भी जानते हैं जिन्होंने उसका निर्माण किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली बैठे हुए हैं। तो मानव निर्मित है और उन लोगों को भी पहचानते हैं जिन्होंने उसको बनाया। अब बात कीजिए आगे। जी 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 जी। मैं इस स्टेज पे अपने साथी पार्थ ज्योति को भी बुलाना चाह रहा था। पार्थ ज्योति दास, आप असम से हैं। आप भी अ, इस विषय पे लिखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, और आपने भी कहा है कि असम में जिस तरीके से बाढ़ को, फ्लड कंट्रोल की कोशिशें की गई, ये अपने आप में बहुत डैमेजिंग थी और उससे बहुत नुकसान हुआ है। हमने दिनेश जी की बात सुनी, वो केवल बिहार के संदर्भ में नहीं थी, कॉमन थी, लेकिन असम, चूंकि आज इस साल असम में फिर बाढ़ की स्थिति है, फिर ये है, तो उस संदर्भ में कुछ बताइए, क्यों आपको महसूस होता है कि असम में जो स्थिति है, वो जो जिस पॉइंट पे दिनेश जी की बात हमने अभी रखी थी कि ये मानव निर्मित है, और वो कह रहे थे कि हमें पता है कौन मानव है जिन्होंने इसको बनाया है, तो वी नो दिस इज मैन मेड एंड वी नो हु द मैन आर हु मेड इट। असम के संदर्भ में आप बताएं। हाँ, अच्छा नमस्ते सबको। दिनेश जी ने अभी जो बात रखे हैं वो असम के लिए भी 100% लागू होता है। लेकिन यही फ़र्क है कि हमने देखा है, मेरा कुछ अनुसंधान मूलक काम जो रिसर्च है वो कुछ बिहार में, बाकी सब असम में। बिहार में ये जो बाढ़ बाढ़ का जो व्यवस्थापना, फ्लड मैनेजमेंट का जो डिबेट एंड डिस्कोर्स, वो बहुत सालों से बिहार में चल रहा है और बिहार को लेके ही पूरा इंडिया में ये फैला हुआ है। और इसमें बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है। असम में भी ये परिस्थिति बिल्कुल वैसा ही है, वो तर्क भी वैसा ही है, लेकिन असम में कुछ कारणवशतः वो जो डिबेट और डिस्कोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। इसीलिए जी इसीलिए असम में अभी ये जो वर्तमान का जो बाढ़ के व्यवस्थापना में मैनेजमेंट का जो अप्रोच है, वो बहुत हद तक इसका क्या गुण है, इसका क्या दोष है, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट्स है, इसके बारे में बहुत कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है। और ये है कि पुराने ज़माने के जो लोग हैं, जो आप अगर हम देखेंगे, दिनेश जी ने काफ़ी लिखा है इसके बारे में, मैंने भी कुछ लिखा है, तो 52-3 में जो बड़ा बाढ़ आया था पूरा ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में, उसके बाद ही वो फ्लड पॉलिसी इंडिया में आया। उसके बाद सारे जगहों में तटबंध बनना शुरू हो गए। हमको पता था कि हमको पता है कि तब जो तटबंध का प्रस्तावना किया था, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था, वो जी शॉर्ट टर्म मिड टर्म सॉल्यूशन था। लेकिन 70 साल बाद हम देख रहे हैं वही मेन आंसर फ्लड बन गया, वही सबसे लॉन्ग टर्म मेजर बन गया है। इसका अपना अपने आप में एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, बहुत कुछ लिखा गया है, हमको पता है। लेकिन क्या हुआ है उस टाइम में असम में बहुत ज़्यादा चर्चा इसका नहीं हुआ और लोगों को लगने लगा था उस टाइम के
उस समय के मेरा बहुत कुछ इंटरव्यूज है बहुत बुजुर्ग लोगों के साथ, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि उन्होंने ऐसा समय देखा है जब बहुत नदियों में तटबंध नहीं था, और ऐसा समय भी देखा है जब तटबंध बनने के बाद क्या हुआ है। तो उनका स्पष्ट जो वक्तव्य ये है कि बहुत जगहों में तटबंध ने बाढ़ का स्थिति खराब किया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि ऐसे बहुत जगहों में तटबंध बनाया गया जहां बनाना नहीं चाहिए था, जहां इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जो हम अंग्रेजी में कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली बनाया गया है, थोप दिया गया है एक नेशनल मिशन की तरह। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा जो जनरेशन, हमारे थोड़ा आगे का जो जनरेशन, हमारे पीछे का जो जनरेशन, स्पेशली ग्रामीण इलाके में, उन्होंने नदी के पार में जो लोग रहते हैं, वो लोग जन्म के बाद उनका बचपन, कैशोर, उनका यौवन पूरा बीता है तटबंध को बनते हुए देख के। तो ये जो पूरा जनरेशन को ऐसा लगने लगा है कि तटबंध ही एकमात्र उत्तर है इस पूरा समस्या का। ये ऐसा एक डिस्कोर्स चलाया गया है और लोगों को अपने आप लगने भी लगा है कि यही तो देखा है हमने, और तो कुछ नहीं देखा, किसी ने इसके सिवा और कुछ बताया भी नहीं कभी। तो यही सही होगा, ये नहीं होने से नहीं चलेगा, ये होने से ही चलेगा। तो इसके बाद इसका पॉलिटिकल इकोनॉमी से पूरा पॉलिटिकल हथियार बन गया। इसीलिए आजकल ये सिचुएशन आप देखते हैं कि लोग सबसे ज्यादा, लोगों का बहुत कुछ तो लोग मांगते हैं अपनी राजनीतिक नेताओं से। तो जितने सारे हमारे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, सबसे ज्यादा मांग आता है कि हमारे वहाँ फला एक तटबंध दे दो, वहाँ एक तटबंध दे दो, यहाँ एक तटबंध दे दो। जी। तो हमारे जो राजनीतिक नेताएं हैं उसके लिए भी ये आसान हो जाता है, क्योंकि तटबंध एक बना के दे देगा तो कुछ साल के लिए शायद काम करेगा, तो हो जाता है कि इसका इफेक्ट विजिबल होता है। तो ये है एक पॉलिटिकल डिविडेंड देने वाला एक पॉपुलिस्ट मेजर बन गया है। तो इसीलिए ये सब चलते चलते ऐसा एक डिस्कोर्स बन गया है कि यही है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। लोग भी सोचने लगे हैं, और ये जो हम बताते हैं कि प्रोपागेंडा, ये भी चलाया गया है। अब ऐसा जी, इसी को जैसे अनुपम मिश्र कहते थे कि बुरे विचारों की बाढ़ आ गई है और अच्छे विचारों का अकाल हो गया है। जो एक बिल्कुल टेम्परेरी सॉल्यूशन, बहुत एक इमरजेंसी टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता था किसी समय के लिए, उसको एक तरह का रेगुलर सॉल्यूशन बना दिया गया। तटबंध मतलब देखिए, कई इलाकों के लोग ना समझते होंगे, खासतौर पे जहां से मैं आता हूँ, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ ना तो हम नदी देखते हैं ना हम कोई तटबंध देखते हैं। नदी के किनारे पे आप बहुत ऊंचे ऊंचे, या तो बालू की मिट्टी के ढेर से, बालू से, और कई जगह तो कंक्रीट से दीवारें खड़ी करते हैं ताकि नदी कहीं इधर से उधर ना हो जाए। ये सॉल्यूशन हुआ करता तटबंध बनाने का। लेकिन जैसे जो आप सबकी बात से आ रहा है, वो ये जिसे हम कहते हैं ना, बाढ़ मानव निर्मित है, और मैं समझता हूं उस मानव निर्मित के 3-4 अंश हैं, आप बेहतर बताएंगे। पहला तो ये कि जंगल कट रहे हैं, तो ऊपर से जो पानी आ रहा था, पानी आता था पहले एक लय से, गति से, रुकते हुए, क्योंकि वहां पेड़, अब उसकी बजाय फ्लैश तरीके से पानी आ रहा है। दूसरा, वेटलैंड, ये जो नदियों के नजदीक ये जो पूरा बहुत बड़े इलाके होते थे जहां पानी ठहरता था, वो इलाकों पे अब हमने कब्जा कर लिया। जगह जगह पे मानवों की बस्ती बना दी है, जो बस्ती दरअसल मानव के रहने के लिए थी नहीं, और ऊपर से बना दिए हैं तटबंध, जो जब टूटेंगे तब इतना भारी विनाश लेके आएंगे। और जैसा आपने दिनेश जी ने बताया कि जो बाढ़ 2.5 दिन ठहरती और उसके बाद चली जाती, अब वो ऐसी हो गई है कि पानी एक बार घुस जाएगा तो 2.5 महीने तक जाएगा नहीं। बिहार में तो 3-3, 4-4 महीनों तक पानी पड़ा रहता है, इतने इलाके डूबे रहते हैं, और सब सामान्य जीवन हमने मान लिया। दिनेश जी, आप कह रहे थे कि हमें ये मानव निर्मित है, और वो मानव जो है ये कोई
अमूर्त मानव नहीं है, हम जानते हैं वो कौन है जिन्होंने इस बाढ़ का निर्माण किया। जरा इसका खुलासा कीजिए, वो कौन है जिन्होंने इसका निर्माण किया। देखिए, इसका इतिहास तो एक बड़ा अजीब सा है कि अंग्रेज जब आए थे हिंदुस्तान में तो उन्होंने बहुत से इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जो कि कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, कुछ जी। अपने यहाँ है, काफ़ी अपने यहाँ है, करीब 23% पाकिस्तान में गया। और उस सिंचाई के प्रकल्पों से उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया और उससे उनका उत्साह बहुत बढ़ा। उनको इस बीच में दिखाई पड़ने लगा कि अरे, ये बाढ़ वाला जो इलाका है, इसमें अगर हम बाढ़ से बचाव कर दें, एम्बैंकमेंट बना दें, यानी जो गांव है या समाज है उसके बीच में और नदी के बीच में एक दीवार खड़ी कर दें, तो गांव बर्बाद नहीं होगा। और फिर हम एक बार तो लोगों को बाढ़ से सुरक्षा देने के क्रम में पैसा कमा लेंगे, और दूसरा, जब वो ज़मीन सूख जाएगी जहां पर नदी का पानी नहीं पहुंचेगा, एक मिनट के लिए दिनेश जी का कनेक्शन टूट गया है किसी वजह से। तो पार्थो जी, मैं आपसे उसी बात को कंटिन्यू करूंगा कि वो दिनेश साहब बता रहे थे कि अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ कि नहीं, हम प्रकृति से खिलवाड़ कर सकते हैं। जो पानी आ रहा है, अगर हम नहरें बना दें, अगर हम नहरों को, पानी को डाइवर्ट कर दें, एम्बैंकमेंट बना दें, तो एक तो ज्यादा उपज प्राप्त होगी, ज्यादा हमें लगान मिलेगा, ज्यादा मुनाफा मिलेगा, और उसके चलते पूरा ये प्रकृति से खिलवाड़ करने का काम शुरू हुआ। ये जो मुख्य कारण मैंने 3-4 गिनाए, जिसकी वजह से बाढ़ जो है पहले से ज्यादा बड़ी हो गई। जैसे जैसे फ्लड कंट्रोल मेजर्स बढ़े हैं, वैसे वैसे फ्लड का डेवास्टेशन भी बढ़ा है। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, क्योंकि यही तजुर्बा है हमारा बिहार में भी, असम में भी। अभी जो दिनेश जी बस शुरू ही किया था, दिनेश जी जो बताते हैं वो बहुत अच्छा बताते हैं। तो जब वो वापस आएंगे, मुझे उम्मीद है वो उसका हिस्सा जो उसको वो जरूर बताएंगे। हाँ, ऐसा है कि अंग्रेज के ज़माने से ही ये इसका शुरू हुआ है, और इसका जो उद्देश्य था वो है इकोनॉमिक प्रॉफिट मेकिंग, रेवेन्यू अर्निंग ही इसका था। ऐसे ही शुरू हुआ था बिहार में, उड़ीसा में, और के बाद असम में। लेकिन ये ब्रिटिश के ज़माने में ही ऐसा कुछ प्रोग्रेसिव साइंटिस्ट, इंजीनियर्स थे जिनको नज़र आ गया था, पता चल गया था कि बहुत दूर जाके ये नदियों के लिए क्षतिकारक होगा, ये नदियों के लिए ठीक नहीं होगा। तो ऐसा जो सोचना था कि तटबंध का जो मेरिट था और डिमेरिट जो भी है, वो कुछ लोगों को मन में उस टाइम भी, उस समय में भी ये उनके मन में था। लेकिन वो चुनिंदे लोग थे, बहुत कम लोगों को ये मालूम था। वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में ही वो ये सब बातें थी, वो कभी नहीं आए। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत सरकार ने उसी को चुन लिया, और तब कुछ लोग जो राइट थिंकिंग हम बोलते हैं, राइट थिंकिंग पीपल, उसको ऐसा लगा था कि यस, अभी तो बड़ा बड़ा बाढ़ आने लगा है, देश को आज़ादी मिला है, अभी ऐसे ही शुरू करने देते हैं, उसके बाद में जाके चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि ये जो, हाँ, दिनेश जी आ गए हैं, मुझे लगता है उसको जी दिनेश जी, वो आपका बीच में कट गया था, लेकिन वो कहानी जो आपने बताया था अंग्रेजों से शुरू हुई, ये प्रकृति से खिलवाड़ करने की कहानी शुरू हुई मुनाफा कमाने के खेल से, और बाद में ये योजना बनी। जी। तो उन्होंने सोचा कि जो बाढ़ वाला इलाका है, इसको हम एक बार बाढ़ मुक्त कर लेते हैं, नदी के किनारे एम्बैंकमेंट बना देते हैं, तो नदी का पानी गांव में नहीं जाएगा या उस इलाकों को परेशान नहीं करेगा। तो वी कैन मेक मनी फॉर प्रोवाइडिंग फ्लड प्रोटेक्शन टू देम। उसका पैसा हम लोगों से उगा लेंगे, और एक दफ़े जब वहाँ इलाके में पानी जाना बंद हो जाएगा, तब वहाँ सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर पैसा कमाएंगे उसमें। तो वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और अब करीब करीब जितने प्लेन्स वाले इलाके हैं, उसमें उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, आज का हिस्सा जो बांग्लादेश में चला गया,
उत्तर प्रदेश में, उन सब जगहों पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने बांध तो बना दिए, एम्बैंकमेंट्स बना दिए, जो नदी का पानी बाहर चला जाता था, गांव की तरफ या खेतों की तरफ चला जाता था, वो तो बंद हो गया, लेकिन जो पानी बाहर से नदी में आता था उसके सामने भी दीवार खड़ी हो गई। तो जब वो दीवार खड़ी हो गई तो वहाँ जल जमाव शुरू हो गया। जल जमाव शुरू हो गया तो, और उसके साथ एक तो जल जमाव हुआ, दूसरे अगर कोई ट्रिब्यूटरी आती है, कोई सहायक धारा आती है नदी से मिलने के लिए, तो उसका मुहाना बंद हो गया। तब वो बांध के सहारे वो पानी चलना शुरू होगा नीचे, क्योंकि नीचे की जमीन तो स्लोप पर है। तो जैसे अंदर एक नदी बह रही है वैसे बाहर बहना शुरू हुआ। तो जो जहाँ खेती होती थी वो भी बंद हो गया। और ऐसा काम नदी के दोनों किनारों पर हुआ, क्योंकि बाढ़ सुरक्षा तो दोनों को देनी थी, है ना। फिर उसके बाद तीसरा कांड होता है कि जो बांध की दीवार है, जो बांध बना हुआ है, जो दीवार खड़ी की, उसके नीचे से सीपेज शुरू होता है। तो अगर नदी सूख भी जाए बरसात होने के बाद से, तो भी उसका सीपेज का पानी आपके खेतों में जाएगा, तो आप खेती से महरूम हो जाएंगे जहां जहां तक वो पानी रहेगा, है ना। और फिर उसके बाद अगर कोई बांध टूट गया, एम्बैंकमेंट अगर टूट गया, तब फिर बाढ़ नहीं आती, वो प्रलय होती है। हमारे गांव में लोग कहते हैं कि हाँ, कि हम लोग बिल्ली को तो हैंडल करना जानते हैं, बिल्ली का क्या करना है वो हम जानते हैं, लेकिन बाघ का क्या करना है वो हमको नहीं आता है ना। तो हम लोग ये मठौरी बता लें, असम में कहते हैं उसको, बिहार में बांध कहते हैं, हम लोग के तटबंध कहते हैं, यूपी में वही बंधा हो जाता है, वगैरह वगैरह, उसके अलग अलग नाम हैं। तो वो जो है हमारे तबाही का स्रोत बनता है, उसको हम हैंडल करना नहीं जानते। और तब हमारे खेतों में जो फर्टिलाइजिंग सिल्ट होती है नाव की, जो टॉप लेयर की, अब अगर मान लीजिए 18 फुट आपने एम्बैंकमेंट बना दिया, तो 18 फुट पानी जब आगे जाएगा तो उसका मोटा बालू भी नीचे जाएगा जी, वो खेतों पर फैलेगा। तो पहले तो खाली सिल्ट फैलती थी, उससे आपकी फर्टिलिटी बनी रहती थी, अब तो वो मोटा बालू जाता है। तो तब तक, जब तक कि वो बांध नदी फिर तोड़ करके ऊपर कहीं इस बालू को बहा न ले जाए, तब तक वहाँ खेती नहीं होगी। ये हुनर हम लोगों ने सीखा है वहाँ से, कि अगर हमारे यहाँ बालू जमा हो गया तो ऊपर जाके काट दो, है ना। ऊपर जाके काट देंगे तो यहाँ से बालू बह जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर वाला समझेगा, और नीचे वाले जाके जहाँ जमाएंगे वहाँ वो वाला समझेगा। आपस में समाज को बांटा हमने, अंदर का समाज और बाहर का समाज। हम लोग एक ही गांव के बीच में से अगर तटबंध चला गया तो मेरे चाचा का घर उस पार चला गया और मेरा अपना घर इस तरफ आ गया, मेरी बुआ या मेरे मामा उस तरफ रहते हैं और मैं इस तरफ रहता हूँ। बांध अगर नहीं टूटेगा तो मैं मारा जाऊंगा, और बांध अगर टूट जाएगा तो मेरा चाचा मामा बुआ जो है वो मारी जाएगी। और उस वक्त हम लोग इतने निर्दयी हो जाते हैं कि अपनी जान बचा लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरफ से लोग मजबूत होते हैं वो कहते हैं कि इधर से तोड़ दो, काट दो, वो सब होता है ना। तो पहले ये कहा जाता था कि ये बांध टूट गया, पानी ज़्यादा आ गया या दबाव ज़्यादा पड़ा या सीपेज ज़्यादा हो गया, इसलिए बांध टूट गया। मेरा ख्याल है हम लोगों ने बिहार में 1968 के आसपास एक शब्द ईजाद किया कि असामाजिक तत्वों ने बांध काट दिया। अब ये असामाजिक तत्व कौन है? अगर अंदर वाला काटता है तो या तो वो मरे, जान दे दे अपनी और वो कुछ ना करे, और अगर बाहर वाला जल जमाव में फंस करके उसको काट दे तो वो मरे। इसके अलावा तो तीसरी गति नहीं है उसकी, या तो अंदर वाला मरेगा या बाहर वाला मरेगा। तो या अंदर वाला जिएगा या बाहर वाला जिएगा। तो ये काम आपने तटबंध को सौंप दिया कि भाई नेचर की जो बात थी, प्रकृति की बात थी, नदी की बात थी, वो इस तरह से व्यवहार करती थी। अब तुम फैसला करो कि किधर वाले को डुबाओगे, है ना। फिर उसके बाद बात यही खत्म नहीं होती। हम तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि देश का जो फ्लड प्रोन एरिया था 1952 में जब पहला उसका सर्वे किया गया था, तो उस वक्त करीब 25 मिलियन हेक्टेयर्स था, मिलियन हेक्टेयर्स। आजकल वो 50 मिलियन हेक्टेयर है। ये हमारे प्लानिंग कमीशन, जो अर्सवाइल प्लानिंग कमीशन था, उसकी रिपोर्ट है। सवाल इस बात का है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने किया इस सेक्टर पर, फ्लड कंट्रोल पर, अगर आपका फ्लड प्रोन एरिया बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है, तो देयर इज समथिंग मिसिंग विद योर अप्रोच एंड वी मस्ट रीविजिट। अगर ये गलत हो रहा है तो सारी जो प्रोप्राइटी है वो कहती है कि भाई इस पर विचार करो और
ये काम तो कम से कम आज से बंद कर दो, फिर क्या करोगे उसके बारे में सोचो कि ये फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहा। लेकिन हम मतलब लोग वो नीति नहीं के नाम सोचते। पर जो अनीति इस देश में चल रही है, लेकिन क्योंकि उसके साथ निहित स्वार्थ अब जुड़े हुए हैं, कई ठेकेदारों का स्वार्थ है, राजनेताओं का स्वार्थ है, वो सब जुड़ यहाँ गया है। सबका है, इसलिए कोई वो उसे सब तो है, बदलने को अब तैयार नहीं है, उस पर विचार कोई करने को तैयार तैयार नहीं है। नहीं है। और ये जो डिजास्टर जो कई बार विकास के नाम पे, कभी कभी आधुनिकता के नाम पे ये जो डिजास्टर किया जा रहा है, उसको तो रोकने को क्रिएट कोई कर रहे हैं, तैयार नहीं। जी, क्रिएट वो कर तो रहे हैं ना क्रिएट हम, कर। जी जी क्रिएट जी कर रहे जी। हैं और जानबूझ तो मैं करके दीदा दानिस्ता। आप दोनों को एक और बातचीत पूरा करने से पहले एक दिशा में ले जाना चाहता हूं। सब हमारे साथी जो इस बात को सुन रहे हैं, जो अब तक समझ रहे हैं कि हाँ, फ्लड कंट्रोल जो है यही एक समस्या की जड़ हो गया है इस वक्त, समस्या का एक प्रमुख कारण ये, पानी पहले भी था, बाढ़ नदियों में पहले भी आती थी, और जो प्रकृति है उसके हिसाब से ये तो सामान्यतः होगा ही होगा, लेकिन उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो हमारे कामों की वजह से हो रहा है। तो सब लोग पूछेंगे, तो फिर बताइए इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या हम सारे फ्लड कंट्रोल मेजर्स जितने भी हैं वो रोक दें, घर बैठ जाएं और उससे अपने आप ठीक हो जाएगा? पहले मैं चाहूंगा पार्थो बोले इस पे, कि असम के संदर्भ में जब आप देखते हैं तो जितनी तबाही, मानवीय तबाही जो होती है हर साल 100 लोग तो मर जाते हैं, वो तो कोई खास खबर बनती नहीं है। जब 100 से ज्यादा हो जाते हैं तब खबर बननी शुरू होती है। क्या इस ट्रेजेडी को खत्म करने का, इस पे काबू पाने के क्या मेजर्स हैं, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हम जब इसका समाधान के बारे में बात करते हैं तो प्रायशः जो सवाल आते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन, लोग कहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन, इसका स्थायी समाधान। तो देखिए, समाधान की बात तो बाद में आएगा, पहले समस्या का सही समझ तो हो, जो समस्या उसका समझ है कि नहीं, जो समाधान ढूंढ रहे हैं उसके पास समझ है कि नहीं। ये परमानेंट सॉल्यूशन बोल के कुछ हो नहीं सकता बात का, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं, इनमें से पॉलिसी मेकर्स, इंजीनियर्स कुछ भी है, कि पूरा असम को फ्लड प्रूफ कर देना चाहिए, पूरा बाढ़ से मुक्त कर देना चाहिए। ऐसा इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा जाता है, बाढ़ मुक्त असम हमारा प्रॉमिस है। क्या पूरे प्रदेश को, पूरा असम और पूरा बिहार को हम बाढ़ मुक्त कर सकते हैं? असंभव। ये जरूरी है? नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिनेश जी ने कहा है हम सबको, ये तो जनरल नॉलेज, दिस इज नॉट एक्सपर्ट्स नॉलेज, कि बाढ़ नहीं होने से हमारा पूरा वैली में, फ्लड प्लेन में खेत बाढ़ सब कुछ बंद हो जाएगा एक टाइम में जाके। और एक चीज है, और जो देखिए, मैं कहता हूँ कि फिश इन केस ऑफ असम, वो मछली हमारे संस्कृति, परंपरा, हमारा समाज और हमारा इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और असम में काफी पैमाने में मछली, काफी वैरायटी, स्पीसीज बहुत ज्यादा, जहां भी नहीं है इंडिया में वहां है। आजकल इसका हाल देखिए, मछली का स्टॉक कितना कम गया है, उसका वैरायटी, डाइवर्सिटी कितना कम गया है। और इसका असर जो मछुआरे संप्रदाय के लोग हैं और गाँव में हमारे नदी के किनारे जो रहते हैं, सभी पे लोकल इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमी इतना ज्यादा पड़ा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये जो मछली के आवाजाही के लिए, मछली को ठहरने के लिए, मछली को जाने के लिए नदी से संयोगी जो छोटी छोटी नदियां थी, छोटे छोटे वाटरवेज थे, जो बिलों में, वेटलैंडों में जाके मिलता था, ये काफी सारा बंद हो गया, पूरा का पूरा। इसका बड़ा एक वजह है तटबंध, और काफी सारे फ्लड प्लेन और वैली में ड्रेनेज के लिए या फ्लड मैनेजमेंट के लिए आपने जो स्ट्रक्चर किए हैं, वही एक बड़ा वजह है। तो इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, लेकिन ये सब के बारे में किसी को मालूम नहीं है, कोई सोचता नहीं है कि कितने सारे लोग, लाखों में होंगे, साइलेंटली दे हैव सफर्ड द इम्पैक्ट ऑफ दिस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ अनडिजायरेबल स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस, और इसका पूरा का पूरा प्रभाव उनके लाइवलीहुड में उनके जाके पड़ा है। ये है पूरा समस्या का समझ। अगर इसका सिर्फ हाइड्रोलॉजिकल समझ से काम नहीं चलेगा, इसका इकोलॉजिकल समझ भी होना चाहिए। उसके बाद
अगर समझ आ गया तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ स्ट्रक्चरल मेजर से ये काम नहीं होगा। होना था तो 17 साल में हो जाता था, अभी नहीं हुआ। एज से समस्या बढ़ा है, फ्लड प्रोन एरिया बढ़ा है, फ्लड लॉस एंड डैमेज बढ़ा है, तो क्यों बढ़ा है? तो इसके लिए जो भी करना चाहिए, तो सबसे पहले मेरा अपना विचार है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए, बाढ़ मुक्त, पूरी तरह से बाढ़ को मुक्त करने का मतलब प्राण मुक्त करना भी होगा, टू मतलब सम वहां एक्सटेंट यही ऐसा फर्टिलिटी ही मुक्त है। करना भी या, होगा, या, मछली मुक्त करना भी होगा, खाद्यान्न मुक्त करना भी होगा। तो ये बाढ़ मुक्त हाँ, जैसी बातें करना हम छोड़ दें, चूंकि एग्जैक्टली। पानी तो ब्रह्मपुत्र का आएगा, आएगा तो बाहर फैलेगा, और ये एक सामान्य प्रक्रिया रही है। तो मैं अपने प्रश्न को बदल देता हूं। प्रश्न ये नहीं है कि बाढ़ से कैसे हम छुटकारा पाए, प्रश्न ये है कि इससे हर साल जो जान और माल का नुकसान होता है, जो लोग मरते हैं, जो बाकी नुकसान होता है, उसे हम कैसे कम कर सकते That's मैं right. हाँ, दिनेश जी प्लीज। जी जी, नहीं, आप पार्थो जी, आप कुछ आप अपने नहीं, बता अभी रहे थे सॉल्यूशन। हाँ, ये एक अहम बात मैं रखना चाहता हूँ यहाँ। अब हम सबको मालूम है कि अभी ये मेरा विचार नहीं है, लेकिन ये चल रहा है अभी अभी। क्योंकि सबसे पहले 1953 में बोला गया था कि अगर कि ये परमानेंट सोल्यूशन क्या है, वो है बिग स्टोरेज रिजर्वोयर्स, बड़ा बड़ा जलाधार का निर्माण पहाड़ों में, जो कैचमेंट का सारे पानी पकड़ के रखेगा। वो जो है गुजरात में है, दामोदर में है, काफी यूपी में है, काफी सारी जगह है स्टोरेज डैम्स। ये एक आइडिया बहुत सालों से था, ये बीच में डोरमेंट था, अभी बहुत ज्यादा बात नहीं हो रहा था। आपको मालूम है कि 20 ओवर लास्ट 2 डिकेड्स नॉर्थ ईस्ट में जितने सारे हाइड्रो पावर डैम्स का जो मुद्दा बना था, उसमें काफी सारा पब्लिक रिएक्शन था, एक्सपर्ट रिएक्शन भी था। तो उससे ये चीज निकल के आया है कि बहुत बड़ा बांध, हम इसको नदी बांध कहते हैं, जो डैम अंग्रेजी में डैम बोलते हैं आप लोग, तो ये बहुत बड़ा बांध ठीक नहीं होगा इसीलिए, ठीक है। लेकिन अभी जो बाढ़ का जो समस्या सुलझ नहीं रहा है, ये जो सॉल्यूशन, इसको रिसारेक्ट किया जा रहा है। अभी सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सियांग रिवर में, जो ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल का पार्ट है, उसमें बहुत बड़ा बांध लगाएगा, उसमें बहुत ज्यादा फ्लड कुशन होगा, या ऐसा कुछ। और बाकी नदियों में भी एक ऐसा कुछ, ये जो पहले से था, ये इसका पुनरुत्थान एक हो रहा है। ये सही हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा है, या थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन ये एक डिस्कोर्स अभी बन रहा है। जो बनना चाहिए था, जो नहीं बना, वो है कि हर एक जगह तटबंध नहीं चाहिए, नंबर 1। तटबंध के बिना भी पैसा बहुत जगह है जहां लोग आसानी से रह सकता है। एक्चुअली अब ये आम आदमी का, ये एकदम आम बात है। जो बाढ़ से ज्यादा नदी तीर का कटान से लोग बहुत बहुत ज्यादा परेशान हैं। जी बाढ़ से टू लिव विद फ्लड्स, या बाढ़ से कोप या एडप्ट करने के लिए बहुत सारे लोकल नॉलेज है हमारे पास, बहुत सारे लोकल स्किल्स है। उसको सर्वदा उसको इग्नोर किया गया, कभी भी उसका जिक्र नहीं है। हम जो बोलते हैं वो भी हास्यास्पद हम बन जाते हैं। लेकिन इसमें जो साइंस था वो एकेडमिकली वेरी वेल एस्टैब्लिश, लेकिन कभी पॉलिसी वालों ने कभी इसको अहमियत नहीं दिया। और एक चीज हम कह रहे हैं, किस तरह के लोकल डिजिटल, सॉल्यूशन जो आप बता रहे हैं, लोकल सॉल्यूशन, तो उसका एग्जांपल देंगे किस तरह के? देखिए, फ्लड, बाढ़ बंद करने का कोई सोल्यूशन नहीं है, बाढ़ के साथ जीने का, बाढ़ जी के साथ कोप करने का, एडेप्ट करने का, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है, अभी वो पूरा का पूरा फ्लैट प्लेन वैली का पूरा लैंडस्केप हमने इतना चेंज कर दिया है, इतना सारा स्ट्रक्चर बना के, पहले जैसा तो फ्लैट का नेचर नहीं रहा। वो बहुत अलग किस्म का फ्लैट, इसीलिए बहुत नया एरिया फ्लैट के ग्रिप में आ गया। बहुत ज्यादा फ्लड होता है, जब नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा एक परिस्थिति अब जो पैदा हो गया है, इसके साथ
वो जो हम कहते हैं कि अनुकूलन या कोपिंग या एडेप्टेशन अब लोगों के लिए भी दुश्वार हो गए हैं, थोड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि उनके ट्रेडिशनल नॉलेज अभी काम में ही नहीं आता बहुत जगहों में। तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेडिशनल नॉलेज है, लेकिन उसको बढ़ावा देना चाहिए, उस पर अनुसंधान, उस पर विचार होने, इसके लोग कैसे जीते थे इतनी आराम से, इतनी अच्छे तरीके से, उसको ही हम अगर स्ट्रेंथन करते हैं तो टू ए लार्ज एक्सटेंट बहुत जगहों में ये सोल्व हो जाएगा। मुझे लगता है कि स्पेशली ग्रामीण इलाके में लोग आदि है, शहर में नहीं है, वो अलग बात है। और बाकी बहुत सारे काम हैं जो सॉफ्ट मेजर्स, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में आते हैं, वो फ्लड कंट्रोल में नहीं आता है। इसको भी अगर हम ठीक से करें, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट विदाउट एनी प्रिजुडिस, विदाउट एनी एक्सक्लूसिविटी अगर हो जाए, तो भी लोग बहुत तरफ से सशक्त बन जाएगा। जस्ट एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हमारे ब्रह्मपुत्र में 30 लाख से ज्यादा लोग हैं जो नदी के बीच में रहते हैं, चौर में रहते हैं, चौर एरिया में रहते हैं, छोटा छोटा द्वीप में रहता है जी। उन्होंने कभी भी तटबंध नहीं मांगा। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि वो सब जगहों में कोई फ्लड प्रोटेक्शन मेजर संभव नहीं है, ये नहीं है, हमको पता है कि नहीं है, उन्होंने मांगा भी नहीं। फिर भी ऐसे काफी जगह है जो नदी तीर में है, मेनलैंड में है, चौर में नहीं है, काफी लो लाइंग एरिया है, वहां भी काफी एरिया अनप्रोटेक्टेड है, एम्बैंकमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आप जाएंगे तो देखेंगे लोग तो ठीक से जी रहे हैं। बहुत ज्यादा फ्लड अगर हो गया तो कष्ट होता है लोगों को, लेकिन बहुत जगहों में तो फिर भी लोग को कर लेते हैं। तो इसीलिए लोगों के पास वो साधन था, वो साधन है, लेकिन हमने लोगों का जो हैबिट था, पॉजिटिव हैबिट था, उसको बिगाड़ दिया। इसीलिए हर एक जगह, हर एक मौके पे लोग कहने लगे हैं हमको तटबंध दे दो, हमको ये बना दो। दिस इज टेक्नोलॉजिकली रॉन्ग, फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ये सही नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन फ्रॉम पॉलिटिकल एंगल ये सही है, इसीलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और अभी भी मैं जो सुन रहा हूँ असम में, यही एक चीज एम्बैंकमेंट, इसको ही एक सेंट्रल आइडिया मानकर सरकार चल रहा है कि इसी से हम काम चलाएंगे, यही करेंगे, वी विल नॉट थिंक बियॉन्ड इट। तो आगे में क्या होने जा रहा है, आगे में क्या होने जा रहा है, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। बाढ़ आते रहेंगे, बाढ़ का कहर ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा, और मुझे लगता नहीं कि इसका टिपिंग पॉइंट कहाँ है, मुझे पता नहीं है, इसका कहाँ किस लिमिट तक लोग इसको टॉलरेट करेंगे ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर इसका अप्रोच चेंज नहीं किया गया, सिर्फ तटबंध को ही लेके आप चलते हैं, तो स्थिति इससे सुधरेगा नहीं, इससे बिगड़ेगा। जी दिनेश जी, तटबंध तो सॉल्यूशन नहीं है, बाढ़ मुक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें पानी के साथ जीना और बाकी देश के कुछ इलाकों में पानी की कमी के साथ जीना सीखना होगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ की कोई सीमा होती है, लेकिन ये जो बाढ़ से हर साल मौत होती है, जान माल का जो नुकसान होता है, इस विभीषिका को रोकने के लिए, कम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सॉल्यूशंस इसमें क्या हो सकता है? और कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन इज ए फेटल सॉल्यूशन, मैं समझता हूँ। जी 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 जी, देखिए इसका जो समाधान अगर हम लोग, जैसे आपने बताया ना कि देखिए दिनेश जी का कनेक्शन थोड़ा सा ढीला है आज और बीच बीच में, और अब तक जिसके बारे में बात नहीं हुई, जब तक दिनेश जी दोबारा जुड़े मैं एक चीज जोड़ दूं, अभी तक हमने सुखाड़ के बारे में बात नहीं की। कल तो दिनेश जी से जब बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हमें प्रोटेक्टिव इरिगेशन चाहिए, वो नहीं। दिनेश जी आप बीच में कट गए थे, अब आप अपनी बात दोबारा शुरू कर सकते हैं। जी हाँ। नहीं तो देखिए वो तो स्टैटिस्टिक्स हो जाता है कि कितना संपत्ति का नुकसान हुआ और कितने लोग मर गए, ये हम लोग बड़े शौक से याद करते हैं कोट करने के लिए, वो लोग भी बताते हैं जो जिनकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए वो तो हम उनसे तो नहीं पूछते, है ना। एक सीधा सा एक समाधान, आंशिक समाधान, मैं पूरा समाधान नहीं बताता कि ये जो पानी आपके यहाँ आता है, गांव वालों से पूछिए किसी बुजुर्ग से, अरे पहले पानी आता था और चला जाता था, अब पानी आता है जाता नहीं है, वो वहीं रहता है।
और नवंबर दिसंबर तक रहेगा, बहुत जगह तो पूरे साल टिक जाता है। अब उसमें लोग वो हॉट वेदर पैडी करने लगे हैं, वो अप्रैल मई में जो फरवरी वगैरह में बोते हैं, फिर वो मई जून में काट लेते हैं उसको, तो वो होने लगा है, क्योंकि अब पानी तो जाने वाला नहीं है ना। तो उन्होंने तो जो कुछ अपना एडजस्ट कर सकते थे, तो उसको कोई बताने के लिए नहीं आया कि इसमें ऐसा करो, उन्होंने खुद किया, है ना। तो ये जो ड्रेनेज वाला मामला है, हम लोगों ने आज़ादी के बाद, जहाँ तक मैं जानता हूँ, 2 इरिगेशन कमीशन अपॉइंट किए। जी हाँ, इरिगेशन कमीशन अपॉइंट किए और एक फ्लड कमीशन अपॉइंट किया 1975 में। उसकी रिपोर्ट आती है, 77 में किया था, 76 में, और उसकी रिपोर्ट आती है 1980 में। उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ लिखी हुई है। उसमें जगजीवन राम जी का भाषण है, उसकी रिपोर्ट में आप देखेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि बाढ़ पहले से ज़्यादा नहीं हो रही है, नहीं आ रही है। 75 की बात, मतलब आज़ादी के बाद की करीब समझिए कि 47 में हम लोग आज़ाद हुए, तो करीब करीब 30 साल हो चुके थे। वो कहते हैं कि हमको उसको नापने की तकनीक बेहतर हुई, तो इसलिए हमको वो ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इट्स ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा था ना कि वो बाढ़ नहीं आ रही। अब आज भी जैसे अब मैं टीवी में देखता हूँ, फोटोग्राफ असम के देखते हैं, या यूपी का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, राजस्थान का। राजस्थान वॉज एन इम्पॉसिबल प्लेस कि वहाँ बाढ़ आएगी, लेकिन अब वहाँ बाढ़ आती है। तो इसके गुजरात में पीछे बाढ़ जो आती है, मैं आंकड़े देख रहा था पिछले गुजरात दो में, तीन जी साल हाँ, में। गुजरात, मध्य लगातार प्रदेश, हो रही यहाँ बाढ़ आ रही है जी। जी हाँ। और जो पहला कमीशन रिपोर्ट है 1980 वाला, जो नेशनल लेवल पर तैयार हुआ था, उसमें जो 5 स्टेट्स, टॉप स्टेट्स थी, वो यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम, 5 थी। छठा वो आंध्र प्रदेश को गिनते थे, इसलिए कि जब वो रिपोर्ट पर काम हो रहा था तो 77 और 79 में ज़बरदस्त साइक्लोन हुआ था आंध्र प्रदेश में, तो उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, एंड दैट डेथ, आई मीन, इट एक्सीडेड दी कंबाइंड डेथ्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। हज़ारों की, यानी 10,000 से ज़्यादा लोग मरे थे। तो इसलिए आंध्र प्रदेश का नाम लेना पड़ा, लेकिन उसको क्वालिफाई किया कि साइक्लोन था, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि पहले वो जो 5 ही स्टेट्स थी, यूपी, बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा, ये सारी जो स्टेट्स जिसका अब हम लोग नाम ले रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये किसी गिनती में ही नहीं थे। और किसी केरला, को जो केरला खूब केरला, बाढ़, केरला केरला, यहाँ जी। केरला है। तो ये सारी चीज़ें, किसी न किसी की नज़र इस बात पर चलनी चाहिए कि भैया वो जो पिछली बार जो हम लोगों ने 1980 की रिपोर्ट की, उसमें तो खाली 5 स्टेट्स का नाम आता था, अब ये 13-14 स्टेट्स कैसे आ गई? Somebody should be concerned about it, मेरा मानना है, nobody is concerned, I can't do anything, कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं बता तो सकता हूँ कि वो जो 5 स्टेट्स थी पहले, वही फ्लड प्रोन थी और रही नहीं थी। फिर उसके बाद ये जो ड्रेनेज का मामला है, जो कहते थे गांव के लोग, प्रभावित लोग, कि बाढ़ आती थी और चली जाती थी, तो आती तो है, हमने उसका इंतजाम कर दिया कि अब जाने ना पाए, मतलब वो गांव में नहीं जाए, नहीं पाए, दूसरी नदी में न जाने पाए, चौर में न जाने पाए, वो फैलने ना पाए। मुझे याद आता है कि 2015 में एक बार मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को लिखा था कि आपने एक तो फ्लड कमीशन अपॉइंट किए हैं, एक बार एक ड्रेनेज कमीशन अपॉइंट कीजिए, सो दैट हाउ दिस वाटर इज ड्रेन्ड आउट, क्योंकि 2 चीज़ें बड़ी साफ हैं। एक तो हमारा फ्लड प्रोन एरिया जो था वो 25 मिलियन हेक्टेयर से 50 मिलियन हेक्टेयर हो गया, ये चीज़ तो साफ दिखाई पड़ती है। और दूसरे ये है कि जो स्टेट्स हैं वो नई नई ऐड हुई हैं इसमें, और हमारी बाढ़ की जो एलोंगेशन था दैट पीरियड का, कि वो आया, मतलब हथिया का पानी, हस्त नक्षत्र का पानी बरसा सितंबर एंड और अक्टूबर के बिगनिंग में, उसके बाद से फिर पानी नहीं आता था, है ना। बाढ़ खत्म हो जाती, टर्मिनेट हो जाती, उसको मान लेते थे कि अब ये सीजन, अभी रबी का फसल का सीजन आ गया। वो बाढ़ अगर रिकती है बाहर, तो उसके कारणों की जांच की जानी चाहिए, और मैंने सजेस्ट किया था दैट इज बिकॉज वी डोंट हैव द प्रॉपर ड्रेनेज अटेम्प्ट्स। वो हमने किया नहीं, ड्रेनेज के बारे में कभी सोचा नहीं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार इसकी ड्रेनेज कमीशन अपॉइंट कीजिए एंड लेट अस स्टडी दीज कंपोनेंट्स, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अरे तो वाटर शुड बी ड्रेन्ड आउट। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताऊं कि हमारे यहाँ 2007 में बाढ़ आई थी ज़बरदस्त, जिसमें हमारे एम्बैंकमेंट्स जो थे वो 34 स्थानों पर टूटे थे, और ये जो
नहरें वगैरह थी, यानी वो करीब 54 स्थानों पर टूटी। सड़कें, सॉरी क्षमा करेंगे, सड़कें जो हमारी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे थी वो 54 स्थानों पर टूटी थी, और जो विलेज रोड्स थी या जो माइनर रोड्स थी वो 829 जगहों पर टूटी थी। दैट्स ऑन रिकॉर्ड, वो तो कभी भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि जो बाढ़ का पानी है वो इशारा कर रहा था कि हमको इन इन जगहों से पानी के निकासी की चाहिए, हमको अपने निकासी जाने का रास्ता चाहिए। एंड व्हाट वी डिड, हमने उसको और मजबूत करके बांध दिया और ये कहा कि अब ये कभी बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ तो आएगी, फिर भी आएगी, आप चाहे जो कुछ कर लीजिए। और वहां छोड़ करके, जैसे वेल्डिंग जॉइंट होता है ना, दो प्लेट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो जॉइंट पर तो नहीं टूटता है लेकिन उसके बगल में टूट जाता है। तो ये जो हमने इतना मजबूती से बांध दिया कि अब वो कभी नहीं टूटेगा, सच है वो कभी नहीं टूटेगा, लेकिन उसके बगल में रोकने कौन रोकेगा उसको टूटने से? तो इन सब चीज़ों पर हमको विचार करना चाहिए ना। और फिर अंत में मैं ज़रूर इतना कहूँगा कि महाभारत में, क्षमा करेंगे मुझे वहाँ से कोट करने के लिए, महाभारत में विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद चलता है। तो धृतराष्ट्र सवाल पूछते जाते थे और विदुर जो थे उसका जवाब देते थे। तो उसमें एक उन्होंने बड़ा, विदुर का एक श्लोक है वहाँ, उसमें वो कहते हैं कि दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, दिन में वो सारे अच्छे काम कर लेने चाहिए जिससे रात में आपको सुख की नींद आ सके। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्। और फिर वो कहते हैं कि अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्, कि साल के 8 महीनों में वो सारी तैयारी कर लेनी चाहिए जिससे कि वर्षा की ऋतु में कोई कष्ट ना हो। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करता है, वो 5 जून को खूब संवाद करता है, खूब से वो होता है, चारों तरफ मीटिंग्स होती हैं, पर्यावरण दिवस बनता है वो सब, और सारी तैयारियां वहाँ बड़े जोर से शुरू होती हैं टू फेस द डिजास्टर। और फिर वो टूट जाता है तो फिर वो जो अष्टमासेन कह गए कि वो जो तैयारी है आपकी पूरे साल होनी चाहिए उससे निपटने के लिए, ये 2 महीने 3 महीने का काम नहीं है कि मई के महीने में, मेरा ख्याल हमारे यहाँ बिहार में तो होता ही है, हर स्टेट में होता होगा, मेरा ख्याल है कि हमारे पार्थो भाई बताएंगे कि मई के महीने में उनके यहाँ पहले बाढ़ आ जाती है, हो सकता है उसके और पहले हो जाता हो, कि सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हमने वो सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं जिससे हम बाढ़ का मुकाबला कर लें, वो स्टेटमेंट आता है। और जब जुलाई में हमारे यहाँ पानी बरसता है तो वो कहते हैं कि ये तो समय से पहले बाढ़ आ गई। व्हाट डू यू मीन समय से पहले बाढ़ गया है? तुमने तो मई में तैयारी कर ली थी ना पूरी। तो अब जुलाई में क्यों कहते हो कि समय से पहले बाढ़ आ गई? और तुमको मालूम है क्या बिहार में मई में बाढ़ आई है और नवंबर में बाढ़ आई है? तब आपका कंट्रोल रूम जो है वो 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक क्यों चलता है? अगर मई में बाढ़ आने की हिस्ट्री है और नवंबर में बाढ़ आने की हिस्ट्री है तो वाई दैट कंट्रोल रूम शुड नॉट फंक्शन फ्रॉम मई टू नवंबर और इवन राउंड द ईयर? कब कहाँ क्या हो जाएगा पता नहीं। अप्रैल में भी बेमौसम की बाढ़ आती है जबकि वो खेतों में, खलिहान में अनाज पड़ा रहता है और उसको ओसौनी धोनी करने का वो मौका नहीं मिलता है हमको। तो इन सारी चीजों को बैठ करके कभी शांति से सोचना चाहिए। जी जाते जाते एक छोटा सा सवाल और, चूंकि हमने सुखाड़ पे बात ज्यादा नहीं की, अनुपम मिश्र ने बहुत सूखा और पानी की कमी के बारे में लिखा, और इस बार उत्तर प्रदेश बिहार में इस वक्त बाढ़ की समस्या नहीं है, इस वक्त सुखाड़ की समस्या है, भारी सूखा है। और कल आप बातचीत, जब आपकी मेरी बातचीत हुई तो आप बता रहे थे कि किसान को कोई लगातार 6 महीना पानी नहीं चाहिए, उसको केवल 3 समय पे चाहिए। अगर उसकी व्यवस्था हो सके, जिसे आप कह रहे थे प्रोटेक्टिव इरिगेशन, वो जरा कॉन्सेप्ट आप समझाएं, तो उसके बाद इस बातचीत को हम सीधी सी बात है, हमारी जो खेती की जरूरियात हैं वो एक तो धान को बोने के समय चाहिए हमको, जब खेत में छींटते हैं वो पानी चाहिए। जैसे इस साल नहीं बरसा तो जहाँ जहाँ नहीं बरसा, ज्यादातर करीब 80% जगहों में नहीं बरसा, तो वहाँ तो धान का बीज ही नहीं डाला गया खेतों में। जिन 20% जगहों में बीज डाल दिया गया होगा उसको अब पानी चाहिए रोपनी के लिए। वो पानी अगर वहाँ नहीं मिलता है तो उसकी रोपनी नहीं हो पाएगी। तो एक तो बोने में चला गया, एक रोपनी में चला गया, और जो दोनों से बच गया उसको हस्त नक्षत्र का पानी चाहिए, यानी लेट सितंबर और बिगनिंग ऑफ द अक्टूबर वो पानी चाहिए हमको। तो 3 बार पानी चाहिए हमको, तो हर वक्त नहीं चाहिए, दे दीजिए हमको।
हम अपनी खरीफ बचा लेंगे और खरीफ में जो आखिर वाला पानी होगा उससे हम ज़मीन की नमी बचा लेंगे, अपनी खेती की ज़मीन की, तो रबी बो लेंगे, उसके बाद से देखेंगे क्या होता है। जब प्रोटेक्टिव इरिगेशन आप दे ही रहे हैं, सिंचाई का इतनी व्यवस्था है, तो जब हमको ज़रूरत पड़ेगी गेहूं के लिए तो आप उसमें पानी दे दीजिएगा। लेकिन उस पर डिबेट चलती है कि हाँ हम दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने और पूरा पानी ग्राउंड वाटर सुखा दिया हम लोगों ने उसको ले करके। कभी नहीं सोचा, मैं अभी लिख रहा था कल 74 के बारे में, उस बार भी यही हुआ था, जो सिचुएशन आज 73 में हुआ था, और उसका जो अगला असर पड़ता है वो अगली साल के फर्स्ट हाफ तक पड़ता है। तो अगर इस साल पानी नहीं बरसा तो ये अगली साल जब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक वो भोगाएगा। तो वो हमारी तैयारी होनी चाहिए किसी भी तरह से। नोबडी बॉदर्स अबाउट इट, क्या करेंगे। तो इसके बारे में विचार करना चाहिए और किसानों की जरूरत का ख्याल रखना चाहिए और समाधान शायद कुछ होगा। तो जरूर इस पे आज तफसील से बात हुई बाढ़ पे। उम्मीद करते हैं कि तफसील से बात अकाल पे करने की नौबत ना आए इस साल। अभी तक पानी की कमी है, उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में स्थिति सुधरे, बारिश हो, ताकि ये स्थिति ना आए। लेकिन कभी इस पे पानी की कमी पे अनुपम मिश्र ने और दूसरे सब लोगों ने जो बार बार लिखा कि समस्या बारिश की कमी नहीं, समस्या जो पानी है उसका गलत इस्तेमाल करने की समस्या है। और उसमें हम कैसे, क्योंकि जब हजारों बरस से हम इस पानी में जी रहे हैं तो अब हम क्यों नहीं जी सकते, उसका इस्तेमाल कैसे करें, इस सवाल पे कभी हम चर्चा करेंगे। मोटी बात ये कि बाढ़ और सुखाड़ को हम प्राकृतिक आपदा के रूप में देखना बंद करें। पानी ज्यादा बरसना, पानी कम बरसना, ये प्राकृतिक है, लेकिन उसके बाद ये जो इतने जान माल का नुकसान, ये डेवस्टेशन जो होता है और पानी की कमी से जो फसल की कमी हम देखते हैं, ये सब है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं, ये हमारे बनाए हुए सिस्टम्स की देन है। और जो हमारे बनाए हुए सिस्टम्स हैं ये एक राजनीति की देन है, इसके पीछे स्वार्थ है, इसके पीछे पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसके पीछे पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का साम्राज्य है। कौन ज्ञानवान है, कौन मूर्ख है, ये तय करने की बातें हैं। और इस पे सवाल उठाना हम सबका काम है एक नागरिक के रूप में। दिनेश जी, पार्थो जी, आप आए बातचीत में। मैं जानता हूं आपसे बातचीत करें तो घंटों चल सकती है, लेकिन पिछले 1 घंटे में आपने हमारे सब साथियों का ज्ञानवर्धन किया। उम्मीद है कि हमारे कई दोस्त इसके बाद गूगल सर्च करेंगे, आपकी किताबों को, आपने जो कुछ लिखा है उसको सर्च करेंगे। अभी कई कमेंट्स आ रहे हैं कि कितना फायदा हो रहा है, क्योंकि लोगों के मन में आपके लिए जो बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये लोगों के लिए बिल्कुल एक अजीब, अच्छा, नया इंसाइट, अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये बात है। आपने सोचने के लिए प्रेरित किया हम सबको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।